आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ को परवान चढ़ाने, उसे एक नई बुलंदी देने के मकसद से हम लेकर आए हैं एक अनोखा प्रोग्राम, हिंदुस्तान हमारा। नाजरीन आदाब, हम वादा करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम मुस्लिम हुकूक की कुछ ऐसी तस्वीरें पेश करेंगे जो आज से पहले न आपने कभी देखी होंगी और न सुनी होंगी। हमें यकीन है कि मुल्क के अंदर और बाहर करोड़ों मुसलमानों की आवाज को हम एक नई बुलंदी तक ले जाएंगे। हमने अपने कैमरे की आंखें आपके कानों पर रखकर सुनी हैं। उन गूंगी खामोशियों की आवाजें कहीं शिद्दत से उतारा है, जमा किए हैं आपके आरजुओं के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, रूखे सूखे आपके ख्वाबों से चुराए गए कच्चे पक्के चंद लम्हे। मुस्लिम कौम की बेनूर जिंदगी में रंग बिखेरने का काम करेगा हमारा ये प्रोग्राम। उनकी आवाज को एक नई बुलंदी देगा, उनकी बात उनके जज्बात की उतनी ही कद्र करेगा। आइए अब ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए अपने इस अनोखे प्रोग्राम का आगाज करते हैं आवाम से। आवाम में हम ऐसे लोगों की दास्तां पेश करेंगे जो अपने ही मुल्क में हाशिए पर खड़े हैं। इनकी इनकी सिसकियां कहाँ कोई सुन पाता है। कई बार आप और हम भी नहीं। ऐसे ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, उनको दफनाने की जहमत भी उठानी नहीं पड़ती। गरीबी, बेरोजगारी और तंगहाली से परेशान इरशाद रोजगार की उम्मीद के लिए 25 साल पहले बिहार के पूर्णिया से दिल्ली आया था। इस उम्मीद के साथ कि बच्चों को बेहतर तालीम, बेटियों की शादी और बूढ़े माँ बाप का इलाज के साथ घर का कर्ज भी चुका सकेगा। घर से जब चले वहाँ देखे घर में कोई धंधा नहीं है, कोई बढ़िया रोजगार नहीं है, तो वहाँ रह के क्या करते। फिर वहाँ से दिल्ली भागे कि अपनी बीवी बच्चे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनावे, बढ़िया स्कूल में पढ़ावें, लेकिन वैसा यहाँ भी नहीं हुआ। तालीम की कमी ने इरशाद की राह में कई रुकावटें पैदा की। अपनी तंगहाली दूर करने के लिए इरशाद दिल्ली में मजदूरी करने लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाने की सूरत में इरशाद ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लंबे अरसे तक रिक्शा चलाने के बाद भी जब इरशाद की जरूरतें पूरी नहीं हुई, तब उसने सिलाई का काम शुरू किया। लेकिन तंगहाली ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह यहाँ से 8 बजे निकलते हैं, 8:30 बजे निकलते हैं, लगभग 10 बजे वापस घर आते हैं। वही होता है 200-300 रुपया कम मार के चले आते हैं। फिर भी जो है उतना मेंटेनेंस नहीं होता है। आज इरशाद सिलाई करके दिन भर में 200 से 300 रुपए कमा लेता है, लेकिन बढ़ती जरूरतें और महंगाई के आगे ये रकम कम पड़ जाती है। अपने बच्चों की बेहतर परवरिश न कर पाने का उसे बेहद मलाल है। ये तो बिल्कुल सोच रहा हूँ, अभी जो 50,000 रुपया तिलक मांग रहा है, एक गाड़ी मांग रहा है एक लड़की का शादी के लिए, तो हम कहाँ से ला के देंगे। गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। इरशाद भले ही अकेले अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है, लेकिन वो इससे परेशान नहीं हुआ। उसे उम्मीद है कि कभी न कभी उसके दिन भी बदलेंगे। इसी आस में वो अपनी जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत करता है और कई लोगों को ये सबक भी देता है कि कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने गांव से ख्वाबों की एक अनजानी सी पोटली इरशाद बांध लाया था दिल्ली, पर जिंदगी की जद्दोजहद में जाने कब उसकी पोटली यहाँ की भीड़ में कहीं गुम हो गई। मालूम है उसे अंजाम उम्मीदों का, फिर भी आस लगाना अच्छा लगता है। इरशाद की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी बात सेगमेंट में हम छोटी बड़ी खबरों का एक ऐसा नायाब गुलदस्ता पेश करते हैं, जो खबरें, जो बातें कौम के जज्बातों से जुड़ी होती है। हम कौम के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं ऐसे मसलात को, ऐसी सरगर्मियों को, और फिर पेश करते हैं हमारी बात।
एक मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना जिंदगी में एक बार हज अदा करने की जरूर होती है और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान से हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान हज का रुख करते हैं। लेकिन इस सफर के दौरान इंतजामात की कमी की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। दिल्ली के अशोका होटल में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम दानिशवरों ने सरकार और हज कमेटी को संजीदगी से काम करने की सलाह दी। रहने का जो व्यवस्था है, जो हर साल जाके हम लोग वहाँ पर बिल्डिंग खोजते हैं, हमेशा शिकायतें होती है। अगर सचमुच में अगर वहाँ बिल्डिंग हम लोग के लिए बन जाए तो हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा। मुसलमानों का मानना है कि सरकार हाजियों के लिए सहूलियात मुहैया कराए, खासकर हज के सफर की मुश्किलों को दूर करने की तरफ काम करे और हज सब्सिडी जैसे मामलों पर सियासत से दूर रहे। गवर्नमेंट से हम लोग ये डिमांड होनी चाहिए कि मक्के मदीने में गवर्नमेंट लीज पे बिल्डिंग्स ले लें, जिससे कि हाजियों को कम से कम रहने के लिए एक परमानेंट जगह मिले। मुसलमान को इतने दिनों तक बेवकूफ़ बना रही थी गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम के ऊपर। असल में वो सब्सिडी नहीं थी, बल्कि एयर इंडिया को सब्सिडाइज कर रहे थे मुसलमानों के नाम पर। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाजियों के लिए एक अलग तंजीम बनाई जाए, ठीक उसी तर्ज पर जैसे मलेशिया में तबुंग हाजी नाम की तंजीम काम कर रही है। तबुंग हाजी तंजीम में मलेशिया हुकूमत का कोई दखल नहीं होता। एक मुल्क में इसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है, सारी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है इस सिस्टम की, तो हम क्यों ना ये सिस्टम को अपनाएं। हुकूमत जरूर साथ देगी, मुझे उम्मीद है हुकूमत साथ देगी। वैसे हिंदुस्तान में सालों से हाजियों के मसाइल पर गौर फिक्र तो हो रहा है, लेकिन मसाइल कम होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद हम पेश करने जा रहे हैं मकाम यानी दास्ता बयानी ऐसे लोगों की जो जिंदगी की तमाम जद्दोजहद को किसी परिंदे की मानिंद पूछ देते हैं बेपरवाह, अपने चेहरे से, अपनी तकलीफों से, अपनी मुश्किलात से, और एक बड़ी सी लकीर खींच देते हैं दूर फलक पर अपनी कामयाबी की। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। जज्बे और लगन की ये कहानी कर्नाटक के पहले मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट से एवानी बाला के डिप्टी स्पीकर के ओहदे तक का सफर तय करने वाले सीनियर कांग्रेसी लीडर के रहमान खान की है।